10th स्टैंडर्ड योर साइंस 14 लेसन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी हमको कौन से सोर्सेस में मिलती है? सन, वाटर, एयर, ये सब सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ओशन से भी हमको एनर्जी मिलती है। ये सारी एनर्जी हम स्टोर्स कैसे कर सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, किस किस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये चारों टॉपिक्स हम इस लेसन में कवर करेंगे। फर्स्ट, सोर्स। मेन चीज़ है सोर्स, किस बेसिस पे हमको एनर्जी मिल रही है वो देखना है। एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमको किसी चीज़ से एनर्जी मिल रही है, वो हमारा सोर्स हो गया। एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी एंड जियोथर्मिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी हमको सन से मिलती है, विंड एनर्जी हमको एयर से मिलती है, हाइडल एनर्जी हमको वाटर से मिलती है, बायोफ्यूल एनर्जी हमको सारी जो बायो मटेरियल्स होते हैं, बायोगैस, बायोमास, सबसे। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी हो जो हमको अर्थ से मिलती है, ये सारी जियोथर्मल एनर्जी होती है। अब जियोथर्मल एनर्जी जैसे आप दे सकते हो, ये वाटर वाला सोर्स आपको बताया गया है, तो यहाँ पे जो मिनरल्स हमको और जो वाटर के एयर जिससे वो फ्लो कर रहा है, वो एनर्जी हम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको जियोथर्मल एनर्जी हो गया, क्योंकि वो अर्थ से मिल रही है, वाटर हमको अर्थ से मिला है, इसके लिए। फिर विंड एनर्जी, विंडमिल देखे हमने, विंडमिल कहाँ लगा सकते हैं, पर उसको वापस स्टोर कैसे कर सकते हैं उसकी एनर्जी को, वो हमको यूटिलाइज कैसे करना है, वो हमको देखना है। इस लेसन के थ्रू हम विंड मिल का बताएंगे। और फिर हम आ गया हमारा हाइडल एनर्जी। ये जो वाटर रिसोर्सेज से मिलते हैं वो सब हाइडल एनर्जीज होता है जो वाटर से मिला है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कौन से टाइप्स के होते हैं? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दो टाइप्स है। रिन्यूएबल जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमको नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है वो सब रिन्यूएबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल वो जो हमको मिनरल से मिला हुआ है, जिसको हम एक ही बार यूज़ करें और वापस यूज़ करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है उस प्रोसेस को वापस रीयूज़ करने के लिए। दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सन रिन्यूएबल सोर्स है, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब रिन्यूएबल सोर्स है जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। सन को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी के लिए, क्योंकि सन तो रोज़ निकल रहा है सुबह मॉर्निंग में, और वैसे ही फ्रेश हीट दे रहा है वो। फिर हम आ गए, रिन्यूएबल सोर्स हो गया। फिर नॉन रिन्यूएबल, कोल देख रहे हो तुम फिगर में, कोल जो हम एक ही बार यूज़ है, मिनरल्स जो एक ही बार यूज़ कर सकते हो, कोल को हमको रीयूज़ करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसके लिए वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिसको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, वापस यूज़ करने के लिए काफ़ी प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हम यूज़ कर पाएंगे। ये सारे फिगर्स के हिसाब से सॉइल रिन्यूएबल and coal non-renewable, plants renewable, and tanks and all that are non-renewable. Renewable source of energy हमने देखा, the source that can be reused and do not exhaust, air, water, wind, etc. देखा. Non-renewable source of energy, the source of energy that get exhausted over a period of time when their judicious use is not carried out, like nuclear fuel. दिस ऑल, कोल एग्जाम्पल दिया है आपको, फॉसिल फ्यूल, ये सब क्या आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल में, जिसको हमको यूज़ करने में, वापस यूज़ करने के लिए वापस रीजनरेट करना होता है। फ्यूल्स, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल, बट दैट फ्यूल शुड बी बर्निंग। जो भी हम बर्न करके फ्यूल ले रहे हैं, वो सारे जो भी हम एनर्जी बर्न करके ले रहे हैं वो सब फ्यूल होती है।
फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी फ्यूल हो सकता है। कोल है, सॉलिड आ गया, फिर कैरोसिन, ये सब लिक्विड आ गया। गैस टैंक, गैस हम जब बर्नर हम बर्न करते हैं वो भी फ्यूल लगता है उसमें, तो वो क्या गैसेस में आ गया। इसके लिए फ्यूल कैन बी इन सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। एलपीजी बताया आपको फिगर में, कोल है, टैंक्स, ऑयल टैंक्स और ये जो केरोसिन है सारे के टैंक्स, ये सब लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, फ्यूल कोई भी फॉर्म में हो सकता है। आप जिसमें चाहे, जो भी चीज़ जो बर्न होके हमको एनर्जी मिल रहा है वो सब फ्यूल होता है। जो भी बर्न होके हमको फ्यूल मिल रहे हैं वो सब गैसेस में हो गए। ये एलपीजी गैसेस फॉर्म है, कोल सॉलिड फॉर्म है, केरोसिन लिक्विड फॉर्म है। सॉलिड फ्यूल कोल बताया मैंने तुमको अभी, तो कोल इज सॉलिड फ्यूल। जो भी सॉलिड पार्ट्स सॉलिड में होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं। जो सॉलिड जो बर्न करके हमने फ्यूल जो एनर्जी जनरेट की है वो हो फ्यूल। लिक्विड फ्यूल केरोसिन, केरोसिन, पेट्रोल, जो भी है जो लिक्विड फॉर्म्स में आते हैं वो सारे, जो हम लिक्विड बर्न करके एनर्जी लेते हैं वो लिक्विड फ्यूल। गैसेस फ्यूल एलपीजी, हम बर्नर को बर्न करते हैं तो वो गैसेस फ्यूल में आ जाता है। लिक्विड फ्यूल गैस है, लिक्विड फ्यूल गैस, दिस इज लिक्विड फ्यूल गैस। ये सारे कैन बी, लिक्विड फ्यूल आया बट बर्न होता है तब गैसेस वेपराइज होता है, वो है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शुड बी चीप, चीप होना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है पर वो चीप होना चाहिए, जो कम रेट में। इट शुड बी इजीली स्टोर्ड, हाँ स्टोर हो जाना चाहिए। हमको बार बार स्टोरिंग के लिए अगर देखना जाए तो नहीं होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टोर होते हैं वो आइडियल फ्यूल है। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू उसका हाई होता है आइडियल फ्यूल का हमेशा। इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हमेशा प्रॉपर रहता है, इसके लिए वो आइडियल फ्यूल है। उसका टेम्परेचर जो है वो हमेशा प्रॉपर रहता है। इट शुड नॉट लिव एनी रेसिड्यू, रेसिड्यू लिव नहीं होता है। ये सारे तीनों जो है सेकेंड वाले, ये सब सीवी में ही आते हैं। सीवी शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी प्रॉपर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर वो सब हो गया तो बर्निंग का, बर्न होता है हमारी चीज़ों में, आग लग जाने का, ये सब, तो सारी चीज़ प्रॉपरली सेटल्ड यूज होनी चाहिए, तो वो आइडियल फ्यूल में कहलाता है। ये सारे फ्यूल्स होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक प्रॉपर आइडियल फ्यूल में होती है। टेम्परेचर भी प्रॉपर, वरना आग लग जाती है। केमिकल कंपनीज़ में यू कैन सी बहुत बर्निंग्स के इश्यूज आते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट का ये रूल है, दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल फ्यूल, या यही फ्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फ्यूल्स यूज़ होते हैं कंपनीज़ में एंड प्रोफेशनलिज्म्स में। कोल का भी टेम्परेचर प्रॉपर रहता है, कैलोफ्रिक वैल्यू उसका हाई है, रेसिड्यू उसका स्टोरेज भी होता है, चीप भी है कॉस्टिंग में। हम बहुत सारी कंपनीज़ में हम देखते हैं ऑयल की जगह फ्यूल से वो कंपनीज चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो लो हो जाता है अगर वो कोल से कर रहे हैं तो। जैसे आयरन एंड स्टील की कंपनीज मोस्टली ऑयल्स के जगह इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा फ्यूल पे चलते, ये कोयले पे चलती है। क्यों? क्योंकि कोयले से उनका इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो जाता है। क्वेश्चंस जो तुमको पूछे जाए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमको डिस्क्राइब करना है इसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से है और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से है। डीजल ऑयल, फ्लोइंग वाटर, ये कौन सा डीजल ऑयल कौन सा हुआ रिन्यूएबल के नॉन रिन्यूएबल? तो ये नॉन रिन्यूएबल हुआ। डीजल एक बार बर्न हो जाता है वापस हम नहीं ले सकते। फ्लोइंग वाटर
ये हाइडल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिस एनर्जी जनरेटर है, हाइडल रिसोर्सेज। तो हाइडल रिसोर्सेज तो वाटर, फ्लोइंग वाटर रिन्यूएबल हुआ। जियोथर्मल एनर्जी ये रिन्यूएबल है। न्यूक्लियर एनर्जी दिस इज नॉन रिन्यूएबल, एंड कोल दैट इज नॉन रिन्यूएबल। ये सारे कोल तो मेन है, जो मैंने तुमको स्टार्ट में बताया, जो आइडियल फ्यूल में काउंट होता है और नॉन रिन्यूएबल है। ये कोल इज आइडियल फ्यूल बट इट इज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज वन टाइम इट इज बर्न, इट कैन you can generate it as soon as and do again the same process. For that you require new coal and you have to do that process again. So it is ideal fuel but it comes in non renewable. चारकोल, कोल से चारकोल हो जाता है, वो भी तुम्हारा चारकोल भी यही प्रोसेस में आता है। तो दिस ऑल थिंग्स जब नॉन रिन्यूएबल में आ गया और ये वो नॉन रिन्यूएबल में वो सब आइडियल फ्यूल में काउंट होता है, बट वो नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि एक बार तुम एग्जाम्पल ले लो, तुमने कोई चीज़ ली, तुम्हारा पेन लिया, तुमने फुल रिफिल यूज़ कर दी, तो उसके बाद तो तुमको रिफिल ही लानी पड़ेगी ना। वो पेन ऑटोमेटिक वापस चलने लग जाएगी? नहीं, वो वापस वैसे ही नहीं चलने लगेगी। तुमको न्यू पेन बोरो करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, फिर चलानी पड़ेगी। फॉसिल फ्यूल, द फ्यूल्स दैट आर preserved under the earth's crust as the remains of plants and animals. फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? द फ्यूल्स दैट आर प्रिजर्व्ड, जो स्टोरेज होते हैं अंडर द अर्थ्स क्रस्ट एज द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स के रिमेन्स से जो अर्थ में स्टोर्ड हो जाते हैं वो सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। जैसे हमको कोल मिनरल से ही, अर्थ के से ही मिलते हैं मिनरल्स। टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स देख लो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमको अर्थ के मिनरल से मिलते हैं, इसके लिए ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्वेश्चंस जो तुमको पूछा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होता है? वी नो दैट प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी इन देयर लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। When these animals, due to natural calamities, get buried under the surface of earth, they get transferred into fossil fuel. हाँ, हमको जो पता है प्लांट सारा अपना जो खाने का होता है स्टोरेज वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू से करते हैं। वो प्लांट्स, वो एनिमल्स वो लीव्स खाते हैं और वो जब बर्न हो जाते हैं सॉइल में तो उनसे हमको मिनरल्स मिलते हैं। बट द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड रिमेन्स intact in them, so when fossil are burned they liberate energy, therefore they fall in the category of fossil fuel. फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल में क्यों आते हैं? क्योंकि बाद में उसको बर्न किया तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, इसके लिए वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल लिया जाता है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स लाइक पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये सारी चीज़ें जो हम पावर जनरेट करने के लिए लेते हैं ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल, हर चीज़ का मुनाफा है तो घाटा भी है। दे आर नॉन रिन्यूएबल, पता है हमको नॉन रिन्यूएबल वापस यूज़ होने के लिए टाइम लगता है। प्रोडक्ट्स they produce a lot of carbon dioxide that causes greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमको कॉज जो मिलता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत फ्लो करता है जिसके वजह से हमको ग्रीन हाउस इफेक्ट मिलता है जो अच्छा नहीं है नेचर के हिसाब के। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है फॉसिल फ्यूल का। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत स्मोक होती है। हम बहुत सारी कंपनीज़ में देखते हैं उनके स्मोक से हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, अस्थमा, ये सारी डिजीज़ेस हो जाती है। तो इट्स नॉट गुड। मतलब हर चीज़ अगर हमको
इनकम सोर्स दे रहा है तो वो हमको डिसएडवांटेजेस दे रहा है, जो डिसएडवांटेज हमको बहुत इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाइडल पावर प्लांट, इट इज़ द अरेंजमेंट इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लेके, जो फ्लोइंग वाटर मतलब बहते हुए पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हाइडल का मतलब, द इलेक्ट्रिसिटी, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तुम प्लांट देख रहे हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी है ये प्लांट दिया हुआ है। हमने जो बहते हुए पानी से, दिख रहा है तुमको पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, इसके बहते हुए पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें थी अरेंज्ड, जो जिस पानी को उस लेवल पे हमने फ्लो दिया जिसमें उससे काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई, उस काइनेटिक एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की। वो फ्लोइंग वाटर से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम जो जनरेट करते हैं हम उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हमने बहते हुआ वो पानी था, एक प्लांट लगाया, यू कैन सी, वहाँ से ऊपर से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, वो फ्लो होकर वाटर जो विंड उसमें आ रही है उससे वो फ्लो हो रहा है, और ये सर्कल से पास होके, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये सर्कल से पास होके एक फ्लो ले रही। जैसे ये डैम का एग्जांपल, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर इज स्टोर्ड एट अ हाइट इन रिजर्वरीज प्रोवाइडेड विद गैसेस, with gates. These gates are opened and water is allowed to flow where its potential energy gets converted into kinetic energy. मैंने बताया तुमको, जो उसका फ्लो होता है उसमें जो विंड लगी है उससे हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, उससे हम this energy rotates the blades of turbine which is featured coupled to a generator. When the coil of armature of जनरेटर रोटेट्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जब वो सर्कल, जो ये बीच में आपको रेड एंड येलो पार्ट दिख रहा है, वो एक ब्लेड है, उस सर्कल से जब वाटर का जो लेवल है उसकी विंड से जनरेट होके जो विंड जाती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जो हो जनरेट होके जब आगे फ्लो होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एडवांटेजेस ऑफ हाइडल एनर्जी, वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पानी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसके लिए उसको वेस्ट मत किया करो, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, ये याद रखो बच्चों। दिस प्लांट्स आर पॉपुलेशन फ्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंट्रोल फ्लड्स। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर इसमें लिमिटेशन भी है। फॉर रनिंग दिस प्लांट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। इसके लिए गवर्नमेंट हमको बोलती है पानी वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर हमको मुनाफा चाहिए तो हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा ना। Construction of dams needs lot of investment. Construction of dams affect lot of flora and fauna. हमको फ्लड से अगर फ़ायदा चाहिए कि हाँ हमको फ्लड नहीं मिले, हमारा घाटा नहीं हो, तो हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा। इन्वेस्टमेंट बहुत, पैसे बहुत लगते हैं डैम्स में, क्योंकि वो जो रूट है उससे ऊपर लैंड को रोड करके सब इन्वेस्टमेंट होता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास, इट इज द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बींग्स एंड द डेड मटेरियल ऑफ लिविंग बींग्स। बायोमास कैसे बनता है? डेड मटेरियल जब मर जाता है जानवर या इंसान, ह्यूमन बींग्स, उसके उससे और उसके ज़िंदा रहने पे उसके वेस्ट प्रोडक्ट से, तो ऑर्गेनिक है, ये पूरा ऑर्गेनिक है, प्लांट्स और एनिमल से मिला हुआ जो है वो बायोमास होता है। तो बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, ये पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है। यू गेट फ्रॉम गार्बेज, क्रॉप्स वेस्ट एंड प्लांट्स। बायोगैस, इट इज अ मिक्सचर methane, carbon dioxide, hydrogen and traces of hydrogen sulfide. It is produced due to anaerobic fermentation of biomass. Fermentation मतलब
बायोमास का फर्मेंटेशन होता है तब हमको क्या मिलता है, बायोगैस। उसके मिक्सचर से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ट्रेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके मिक्सचर से हमको बायोमास मिलता है, गैस मिलता है। बायोगैस इज द वेस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बायोगैस कौन से है, गार्बेजेस है, वुड है, प्लांट से मिला, लैंडिफिक गैस है, लैंडिफिक गैस, अल्कोहलिक फ्यूल्स, ये सारे क्या है, बायोमास के टाइप्स। और जो प्रोड्यूस होता है एनारोबिक फर्मेंटेशन, जो हम फर्मेंटेशन करते हैं वो एनारोबिक मतलब नेचर वाइज हुआ है, वो है बायो, उससे बायोमास मिला हमको। और बायोमास इज़ वेरी यूजफुल गैस एंड इट इज़ ऑर्गेनिक एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बायो गैस, बायोमास प्रोडक्शन। प्लांट, ये बायोगैस प्लांट है। द प्लांट दैट इज यूज्ड इन बायोगैस प्लांट एज शोन, फर्स्ट है टैंक, इसमें 3 टैंक्स यूज होते हैं। इन 2 साइड से, एक साइड से फ्लो होके जो मिक्सचर होता है, फिर दूसरे साइड से आउटकम होता है हमारा। तो ये फर्स्ट टैंक है जिसमें हम सारे बायो प्रोडक्ट्स डालते हैं। ये मिक्सिंग प्लांट होता है जिसमें हम बायो प्रोडक्ट्स डालेंगे। वो आउटकम, हमारा आउटकम है जहाँ से हमको हमारा ओवरफ्लो मिलता है, आउटकम जो मिक्सचर होके मिलता है। ये फ्लो हुआ, ये जाके कहाँ जा रहा है, मिडल, आपका मिडल वाला जो है वो मिक्सिंग प्लांट है। बायोगैस का मेन प्लांट है ये मिक्सिंग वाला, जिससे हमको मिक्स होके हमारा आउटकम मिलेगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बायोगैस प्लांट का। डाइजेस्टिव क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव इज द मेन सिस्टम। तो यहाँ पे ये मिक्सचर होके हमको आउटकम मिलेगा उसका। उससे हमने कौन सी एनर्जी जनरेट की है वो हमको आउटकम पे मिलता है। ये फर्स्ट टैंक से हम, आप देख रहे हो वो छोटे पाइप से फ्लो होके डाउन, ये बायोगैस के डाइजेस्टिव प्लांट पे आता है। फिर ये डाइजेस्टिव प्लांट से फ्लो होके आप देख रहे हो ये आउटकम पे जाता है। दिस इज आवर आउटकम प्रोसेस। वहाँ से आउटलेट होता है पाइप से। ये फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे मिक्सचर होना प्रॉपरली, दैट इज फर्मेंटेशन। जो बायोगैस का मैंने आपको बताया, बायोगैस का फर्मेंटेशन होना प्रॉपर इज कंपल्सरी। विदाउट फर्मेंटेशन वी कांट गेट बायोगैस प्रॉपर। तो पहले हम टैंक पे लेंगे, फर्स्ट वाले टैंक पे, फिर उस टैंक से हम, जो ये पाइप है उससे फ्लो होके वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद वो हमको आउटकम पे देगा। ये स्लफी, वाई इट इज कॉल्ड स्लफी, हाँ वो प्लांट और एनिमल से के वेस्ट से हुआ है। तो स्लफी मीन्स वो एकदम लिक्विड पार्ट पे होता है। तो उसको टैंक से फिर फर्मेंटेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्मेंटेट होता है वो। और ये फर्मेंटेशन जो होता है वो हमको प्रॉपरली फर्मेंटेट करके, स्लफी पार्ट को फर्मेंटेट करके फिर हमको आउटकम से, पाइप से आउटकम देता है, जो हमारा बायोगैस, फर्मेंटेड बायोगैस हो जाता है। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे। और सब जन उसको, पहले, आज हम गैसेस जो यूज़ करते हैं बर्नर, उसके पहले जब विलेजेस में क्या यूज़ होता था, तो ये अब तो प्लांट भी बन गया बायोगैस का, पहले प्लांट भी नहीं था। तब क्या होता था, जैसे हम फर्स्ट टैंक में जो हम चीज़ें डाल रहे हैं वो सब चीज़ें ऐसे ही सन के हीट के एनर्जी से सुखाई जाती थी। और उसके बाद उससे हम गैस, विलेजेस में गैस बर्न होता था और खाना बनता था। तो सोचो बायोगैस कितना यूज़फुल गैस है। और आज उसका प्लांट बनके हमको बायोगैस मिलता है, जो हम पहले नेचुरली प्रोड्यूस करते थे। अब वो प्लांट से, ये बायोगैस प्लांट मतलब एक नॉर्मल प्रोसेसिंग सिस्टम से जनरेट होता है। और वो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ये प्लांट में बहुत ज़रूरी है।
एडवांटेजेस, सब हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। द स्प्लेंड स्लरी इज़ यूज्ड एज मैन्यूअल रॉ मटेरियल है वो। इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कुकिंग, मैंने पहले ही बताया खाना बनता था उससे। इट इज़ इको फ्रेंडली, बहुत इको फ्रेंडली, इससे कोई भी मतलब कोई भी हार्मनेस नहीं होता। इट लीव्स नो रेसिड्यूज नहीं लूज होते इससे। अब आए हम विंड एनर्जी पे। अब तक हमने बायोगैस पढ़ा, अब विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा, बहती हुई हवा होती है उसे हम विंड कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन के अनइवन हीटिंग, मतलब ज़्यादा हीटिंग जो सन अर्थ को देता है उससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द सेटअप दैट इज यूज्ड इन विंड एनर्जी फार्म्स एज नोन। सन से हीट गई लैंड पे, अर्थ पे, अर्थ से वो फ्लो हुई जिससे हमको विंड एनर्जी मिली है। ये अर्थ का प्रोसेस, ये पूरा सन का प्रोसेसिंग हो गया। जैसे ही हमको विंड एनर्जी प्लांट्स होते हैं जो, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ उसमें अर्थ पे जाके वो फैन ऑटोमेटिकली मूव होता है। ये जो विंड एनर्जी के जो फैंस होते हैं, विंड मिल, वो अर्थ से ही मूव होते हैं। सन ये जो हीट अर्थ को देता है, अर्थ ये हीट विंड मिल पे पास ऑन करता है जिससे वो फैन मूव होता है। दे कंसिस्ट ऑफ विंड मिल्स विच इज एक्चुअली अ पोल दैट बियर ब्लेड्स होते हैं इस पे। द शाफ्ट ऑफ विंड मिल इज कनेक्टेड टू शाफ्ट ऑफ आर्मेचर ऑफ जनरेटर। वो जनरेटर से कनेक्टेड रहते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये ब्लेड्स तुम देख रहे हो, ये 3 ब्लेड्स है, ये फर्स्ट पोल और ये 3 ब्लेड्स, ये ब्लेड्स मूव होते हैं, जनरेटर है ये जिस एंगल में मूव होते हैं, जितने फास्ट, जितने स्पीड्स पे मूव होते हैं, उतनी हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मिलती है और वो जनरेटर में जनरेट होती है। व्हेन द फास्ट मूविंग विंड rotates the blades of windmill, its shaft rotates, armature rotates, hence electricity is produced, which is further used for various purpose. ये windmill के जो blades है, armature rotates, rotation जो है इसका, वो जिस लेवल पे रोटेट होता है, जिस स्पीड पे रोटेट होता है, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यू कैन सी पोल से जनरेट होके ये जनरेटर में जाती है, जनरेटर से हमको हमारे घरों में मिलती है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड मिल, इट इज़ नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इट इज़ इको फ्रेंडली, बहुत इको फ्रेंडली है ये, इसका कोई हार्मनेस नहीं है। इट इज़ नेचुरली जनरेटेड एंड इट इज़ रिन्यूएबल, या एवरी टाइम वी कैन यूज विंड्स एनर्जी ऑफ विंड मिल। डिसएडवांटेजेस भी है, इट कांट बी एस्टैब्लिश्ड एवरी ईयर we can't establish windmill. It requires large area. The area should be very large. It should not be residential area. It is an expensive project. It is very expensive project. Wind does not blow all the time, so wind energy cannot be produced every time. When the wind blows, then only the energy gets generated, and wind does not blow every time. Minimum speed of wind required is 15 kilometers per hour. Wind should be 15 kilometers per hour, then only the energy gets generated. Solar energy. It is the energy that we get from sun. We all know the energy which we get from sun is solar energy. It is renewable. It is anytime used. And sun, every time we get a new sun energy. Every morning. It is renewable also. This energy helps in keeping the temperature of earth hotter, causes air currents in atmosphere, causes water cycle, and help in photosynthesis. It uses sun helps in generating plants food also, that is photosynthesis. Sun helps animal to live
plants to live. Human beings required sun hit on a level to survive. So UV rays are the survival, and UV rays is the generator of solar energy. So sun helps everyone, human beings, plants, animal, in every purpose. So solar energy also helps everyone. Sun is the generator of solar energy. You can see everywhere, in every plants, that chemical factories or every factories, they are generating solar panels from sun only. Solar constant solar constant, it is total energy that falls on 1 meter square area in 1 second. Solar constant means a total energy which falls on the surface of square area at a time in 1 second, that is solar constant. उसको सोलार कांस्टेंट बोलते हैं. जैसे हमने विंड का देखा 15 किलोमीटर्स होता है, वैसे सोलार सन का कितना होता है, 14 किलोमीटर्स होता है इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में उतना उसका फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड सोलार कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड सोलार कांस्टेंट. विंड का 15 किलोमीटर्स पर आ रहा है और सन का 14 किलोमीटर्स, जो हमको एक स्क्वायर जितने सरफेस पे जो गिरती है सनलाइट. लिमिटेशन ऑफ सोलार एनर्जी, इट फ्लोज इन डिफरेंट फॉर्म. इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, हर टाइम नहीं रहती है. जब बारिश हो रही है नहीं होता है. इट इज़ नॉट अवेलेबल एट अ कांस्टेंट रेट पे भी सन नहीं रहता उतना, सोलार नहीं है, सन की हीट उतनी नहीं रहती. इट इज़ अवेलेबल एट नाइट. इट इज़ अवेलेबल एट नाइट नहीं, रात को नहीं है. इट इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, हर प्लेसेस पे नहीं अवेलेबल होती. ये उसका लिमिटेशन हो जाता है. उसका बहुत सारी चीज़ों पे लॉस, मैंने पहले भी बताया, हर चीज़ का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है. स्टूडेंट्स, तुमको हर चीज़ फ़ायदा ही नहीं देगी, नुकसान भी देगी. उसकी भी कोई बाउंडेशन है. जैसे हमारी हर चीज़ में बाउंडेशन होती है, वैसे ही हर एक एनर्जी, हर एक रिसोर्सेस की भी बाउंडेशन होती है. ये तुमको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. हर एक सोर्सेस के लिमिटेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना कि उसके ये सारे तीनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे आ जाए. सोलार हीटिंग डिवाइसेस, सोलार के हीटिंग कौन से डिवाइसेस होते हैं? दे आर द डिवाइसेस दैट वर्क ऑन सोलार एनर्जी, लाइक सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर सेल्स. ये सब कौन से होते हैं? ये सारे सोलार हीटिंग, मतलब ये सब सोलार एनर्जी के प्रोसेस से चलते हैं. कुकर भी आता है उसका, फिर सोलर हीटर, सोलर सेल्स, ये सब जो सोलर एनर्जी के बेसिस पे चलते हैं. सोलर कुकर, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सोलर तो सनलाइट का ही मेन पर्पस है. तो ये वो कुकर है जिसमें जो खाना बनाता है बट यूजिंग सनलाइट, क्योंकि वो सोलर कुकर है. इट इज़ 2 टाइप्स, बॉक्स टाइप, कॉनकेव, रिफ्लेक्टर टाइप. 2 टाइप के होते हैं. बॉक्स टाइप का भी होता है और कॉनकेव, रिफ्लेक्टर टाइप, जो रिफ्लेक्ट करता है. कॉनकेव तो आपको पता है, सनलाइट तो जैसे ही हमको कॉनकेव में दिखता है वैसे ही वो सनलाइट को भी रिफ्लेक्ट करता है. बॉक्स टाइप सोलर कुकर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एज शोन. यूजेस ऑफ रिफ्लेक्टर, इट रिफ्लेक्ट द rays that do not fall normally so that more and more rays enter the solar cooker. रिफ्लेक्टर जो होता है वो क्या करता है, डबल रेजेस उस पर जाने देता है, तो फटाक से खाना बन जाए, एज सुन एज लेस टाइम पे खाना बन जाए. रिफ्लेक्टर होता है तो वो हीट को डबल फ्लो करता है, जिससे खाना जल्दी बनता है. अगर डबल एनर्जी हमें भी, अगर कोई चीज़ में जैसे हम वॉक करके जाएंगे तो वो 5-10 मिनट में पहुंचेंगे, पर वहीं पे हम बाइक या कार लेके जाते तो हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे. 2 मिनट भी नहीं, शायद बहुत जल्दी. तो वैसे ही कुकर के साथ है. अगर उसके ऊपर डबल रेज, कॉनकेव का रिफ्लेक्टर होता है ये, तो डबल
फ्लो होता है रेजेस का तो खाना जल्दी बन जाता है।